नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान और मैं हूं आरती देशवाल। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण खबर की। ओएनजीसी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। तो अरब सागर में ऑयल रिग के पास इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। रेस्क्यू टीम ने अब तक 6 लोगों को बचाया है। तो हेलीकॉप्टर में 2 पायलट समेत 9 यात्री सवार थे, ये बताया जाता है। इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। ऑयल रिंग के आसपास इस लैंडिंग को करवाया गया है। ओएनजीसी के हेलीकॉप्टर की ये इमरजेंसी लैंडिंग है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी यूएई के लिए रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद यूएई के लिए रवाना हुए। पीएम मोदी संयुक्त अरब अमीरात के लिए उड़ान भर चुकी हैं। पीएम यहां यूएई के पूर्व राष्ट्रपति और अबू धाबी शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन पर शोक व्यक्त करेंगे। तो वहीं पीएम मोदी यूएई के नए चुने गए राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को बधाई भी देंगे। वहीं आपको बता दें कि जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने उपस्थिति की और विश्व मंच पर भारत के महत्व को एक बार फिर से साबित कर दिया। पीएम मोदी की मौजूदगी ने दिखाया कि भारत की उपस्थिति को सभी महत्व देते हैं और भारत को सभी समाधान प्राथमिकता के रूप में देखते हैं। G7 के पहले सत्र में पीएम मोदी ने जलवायु, ऊर्जा और स्वास्थ्य पर बात की, जबकि दूसरे सत्र में पीएम ने खाद्य सुरक्षा और लैंगिक समानता के मुद्दे को संबोधित किया, जिसमें भारत के महिला नेतृत्व वाले विकास दृष्टिकोण पर जोर दिया गया। रूस और यूक्रेन पर प्रधानमंत्री ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने समेत भारत की स्थिति को स्पष्ट किया। पंचकुला में सूक्ष्म सिंचाई की 7500 प्रदर्शन परियोजना का शुभारंभ हुआ है। पंचकुला में सीएम मनोहर लाल की ओर से शुभारंभ किया गया। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और कृषि मंत्री जेपी दलाल भी इस दौरान उपस्थित रहे। सीएम मनोहर लाल ने किसानों से संवाद इस मौके पर किया है। सूक्ष्म सिंचाई की योजना को किस तरह से किसानों के लिए लागू किया गया है, कितनी ये योजना किसानों के लिए लाभकारी रहेगी, तमाम मुद्दों को लेकर सीएम मनोहर लाल की तरफ से बातचीत की गई अपने संवाद के दौरान। तो क्या कुछ बोले हैं सीएम मनोहर लाल, ये सुनते हैं। अब पीने का पानी भले ही जितना पानी है उसकी उतनी मात्रा नहीं लगती, उसमें कम मात्रा लगती है, अधिक मात्रा तो सिंचाई के पानी में लगती है। और जब अधिक मात्रा सिंचाई में लगती है, कल को पानी का अगर संकट आता तो बचाने की जब बात आएगी तो उसी हिसाब से जैसे उपयोग होता है जिस मात्रा में, उसी हिसाब से हम बचा सकते हैं। लेकिन जहां तक पीने का पानी है, इसमें हम बचाने का सोच ही नहीं सकते, बल्कि हमारे शरीर को पानी की उपयोगिता ज़्यादा होती है। हमको तो डॉक्टर भी कई बार कहते हैं ज़्यादा पानी पियो। प्रतिदिन अगर हम 2 लीटर पानी पीते हैं तो 2.5 लीटर पीने के लिए कहते हैं, 3 लीटर पीने के लिए कहते हैं। अगर हम 5 गिलास पानी प्रतिदिन पीते हैं तो उसमें से 2 गिलास कम करेंगे तो शरीर क्षीण हो जाएगा, शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। अब रह गया सिंचाई की बात, क्योंकि अधिकांश पानी जो हमारा 85% पानी जो सिंचाई के उपयोग में आता है, बचाने की गुंजाइश है तो सिंचाई के पानी में गुंजाइश है और कहीं गुंजाइश नहीं है। अब नई विधि विधान जो आ गए हैं उसमें से लगता है कि पानी जो है इसकी सिंचाई जो फ्लड इरिगेशन हम करते हैं, खुली यानी एक प्रकार से खेती के अंदर जब पानी का उपयोग करते हैं तो उसका फसल को कोई बहुत उपयोग नहीं होता है। फसल को उपयोग के लिए तो उसकी जड़ों में सिर्फ बूंद बूंद पानी भी डाला जाएगा तो उस नाते से उसका उपयोग करके उसमें से बचा सकते हैं। तो इसलिए ये जो विधि है ये हमको यानी सूक्ष्म सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन, टपका सिंचाई, फुहारा सिंचाई, इसी में से मिल सकता है ताकि हम पानी की अधिकांश मात्रा इसमें से कैसे हम बचा सकते हैं। मित्रों, अब पानी का एक दूसरा भी एक पक्ष हमको ध्यान करना पड़ेगा कि हरियाणा का अगर हम विषय लेते हैं, हरियाणा में पानी की उपलब्धता दूसरे प्रदेशों के अनुसार उतनी नहीं है, क्योंकि हम अपनी नदी से नाते से केवल यमुना का आधा पानी हमको मिलता, बाकी कोई नदी हमारे यहाँ नहीं उतरती है।
तो सीएम को आपने सुना। बड़ी खबर में आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी हरियाणा की कोर कमेटी की बड़ी बैठक, हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता की अध्यक्षता में हो रही बैठक। और राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर पंकज गुप्ता भी इस बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश सह प्रभारी महेंद्र चौधरी और दिनेश प्रताप सिंह भी इस बैठक में मौजूद। साथ ही आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री प्रवीण प्रभाकर गौड़ समेत अन्य नेता भी बैठक में शामिल। गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगम चुनाव को लेकर चर्चा जारी। और हरियाणा में पार्टी की आगामी रणनीति पर भी इस बैठक में विस्तार से मंथन किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, निकाय चुनाव के बाद ये समीक्षा भी है निकाय चुनाव के परिणाम की और आगामी निगम चुनाव को लेकर बैठक में मंथन किया जा रहा है। पार्टी रणनीति तैयार कर रही है। चंडीगढ़ में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 47वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग चल रही है। मीटिंग में जीएसटी और महंगाई के मुद्दों पर चर्चा जारी है और लोगों को कुछ राहत मिलने की भी उम्मीद है। ये रिपोर्ट आप देखें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही है। इस बैठक में कई राज्यों के वित्त मंत्री और जीएसटी से जुड़े अधिकारी मौजूद हैं। बैठक के दौरान महंगाई कम करने को लेकर चर्चा हो रही है। राज्यों की कई अहम मांगों पर विचार के साथ ही जीएसटी काउंसिल की बैठक में कुछ चुनिंदा आइटम्स की टैक्स रेट्स बदलने वाले हैं, जिनका रिकमेंडेशन फिटमैन पैनल ने दिया है। हालांकि 113 उत्पादों पर टैक्स दरें बदलने के प्रस्ताव को रेड सिग्नल दिखाया गया है। ये बैठक चंडीगढ़ में 2 दिन तक चलेगी, जिसके बाद केंद्र और राज्य सरकारें महंगाई कम करने के फॉर्मूले पर काम करेंगी। ई वाहनों के लिए जीएसटी दरों पर स्पष्टीकरण जारी किया जा सकता है। इसमें बैटरी से लैस या बिना बैटरी के ई वाहन पर 5% जीएसटी लगाने पर चर्चा हो सकती है। साथ ही ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28% जीएसटी लगाने पर विचार हो सकता है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य महंगाई पर लगाम लगाना है। बैठक को लेकर आम लोगों के साथ ही व्यापारियों को भी काफी उम्मीदें हैं। वहीं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की अमृतसर जिला अदालत में पेशी हुई, जहां से उसे 8 दिन के पुलिस के रिमांड पर भेजा गया है। रिपोर्ट देखिए। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 6 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पंजाब पुलिस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अमृतसर कोर्ट लेकर पहुंची थी। राणा कोतवालिया हत्याकांड में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लिया है। ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈਗਾ 6 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ। 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। 7 ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਦੇਖੋ। ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਏ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ, ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੇ। बता दें कि मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की सनसनीखेज हत्या की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने कहा कि मुख्य साजिशकर्ता जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कबूल किया है कि विक्की मिट्टू खेड़ा की हत्या का बदला लेने के लिए ही पिछले साल अगस्त में मूसेवाला को मारने की योजना बनाई गई थी। और अब एक बड़ी खबर चरखी दादरी से, जहां पर देह व्यापार का पर्दाफाश हुआ है। तो पुलिस ने होटल में दबिश दी, 4 महिलाओं समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। भिवानी, दिल्ली और राजस्थान की निवासी है महिलाएं। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में यहां पर केस भी दर्ज कर लिया है। तो आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत में पेशी के बाद आगे की कार्रवाई को पुलिस अंजाम देगी। तो ये बड़ी खबर चरखी दादरी से। तो चरखी दादरी से देह व्यापार का ही मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश करना है। उसके बाद देखना होगा कोर्ट कितने दिन की पुलिस या रिमांड पर इन्हें देती है। चरखी दादरी में देह व्यापार का पर्दाफाश हुआ है। तो देह व्यापार से जुड़ा ये मामला, 4 महिलाओं समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। भिवानी, राजस्थान और दिल्ली की रहने वाली ये महिलाएं बताई गई हैं। बड़ी खबर आपको अंबाला से बता दें। अंबाला से बड़ी खबर मिल रही है, पत्नी ने पति की हत्या की। तो पति के हाथ पैर बांधे कत्ल करने के बाद गटर में शव को फेंका गया है। तो अंबाला से बड़ी खबर मिल रही है, पति से परेशान ये पत्नी बताई गई है। हालांकि क्या कारण रहे और हत्या के पीछे क्या वजह रही, इसकी पुलिस जांच कर रही थी। तो बेदर्दी से हत्या को अंजाम दिया गया, शव गटर में फेंक दिया गया। तो पति के हाथ पैर बांधे गए हैं। उसके बाद
कत्ल किया गया है और शव को गटर में फेंक दिया गया है। पुलिस मामले में तफ्तीश कर रही है। हैरान करने वाला सनसनीखेज ये मामला सामने आया है। तो रिश्तों को तार-तार करने वाला ये मामला अंबाला से। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ खबरें अभी तक के संवाददाता कमलप्रीत सबरवाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कमलप्रीत, क्या ये मामला है, किस तरह से हत्या की गई और किस तरह से खुलासा हुआ? देखिए, मैं आपको का मामला है ताबी के फरीदपुर में आशियाना फ्लैट का ये मामला है, जहां पर जो ये युवक है रोहताश, ये 32 वर्षीय युवक है, ये 3 दिन से जो है लापता था। और आज सुबह जब नाले से दुर्गंध आने लगी तो जब लोगों ने देखा तो उसमें एक लाश पड़ी थी जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे। और जब उसे बाहर निकाला गया तो उसकी शिनाख्त की गई। हालांकि जब जो मृतक है उसकी बहन मौके पर पहुंची और उसने मृतक की पत्नी को बुलाया तो उसने वहां पर भी उनके सामने जो है वो ड्रामा करने की कोशिश की और कहा कि ये जो है उनका पति नहीं है, ना ये उनके कपड़े हैं, क्योंकि 3 दिन पहले ही जो है वो इस घटना को अंजाम दिया जा चुका था। और बकायदा जो है पहले उसके शव को घर में रखा गया, उसके बाद नाले में उसे धकेल दिया गया। फिलहाल जो पुलिस है, पुलिस ने मृतक के जो परिजन है उनकी शिकायत पर मृतक की पत्नी कमलेश के खिलाफ धारा 302 और 201 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस जो है मृतक की पत्नी को राउंड अप करेगी, उससे पूछताछ करेगी और रिमांड के दौरान जो भी खुलासे और निकल करके सामने आएंगे उसे जो है मीडिया के सामने रखेगी। बहुत शुक्रिया कमलप्रीत, पूरी जानकारी आपने दी। तो हत्या की वजह क्या रही, इसे लेकर भी जांच की जाएगी। साथ ही आरोपी पत्नी को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि मृतक के परिजनों की ओर से आरोपी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस को शिकायत दी गई है। अब एक बड़ी खबर पानीपत से, जहां पर एक निजी अस्पताल पर बड़ी लापरवाही के आरोप लगे हैं। तो 2 दिन के नवजात को अस्पताल से उठाकर ले गए आवारा कुत्ते। बेहद संवेदनशील ये मामला, बच्चे की मौत हुई है। अस्पताल में घुसकर मां के पास से बच्चे को उठाकर ले गए हैं। ये आरोप फिलहाल अस्पताल के प्रशासन पर लग रहे हैं। अब देखना होगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो काफी दुखद ये मामला, 2 दिन के नवजात की मौत हुई है और कारण कितना हैरान करने वाला है कि आवारा कुत्ते नवजात को उठाकर ले गए, नवजात की मौत हुई है। अब परिवार जाहिर है अस्पताल प्रबंधन पर, अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन देखना ये है मामले में कितनी और क्या कड़ी कार्रवाई की जाती है अस्पताल के खिलाफ। चलिए बड़ी खबर में अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच दिल्ली पहुंचे देवेंद्र फडणवीस। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। तो सियासी उठापटक का दौर जारी है। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है। अब देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी। अब माना यह जा रहा है कि शिवसेना के बागी विधायक, बागी मंत्री बीजेपी के संपर्क में हैं और हो सकता है कि एक सियासी उलटफेर महाराष्ट्र में देखने को मिले। इसी बीच देवेंद्र फडणवीस का दिल्ली पहुंचना, गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचना महत्वपूर्ण है। देखना ये होगा क्या कुछ सियासी बदलाव फिलहाल देखने को मिलता है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से यही उठापटक चली आ रही है, जिसमें एकनाथ शिंदे अपने साथियों के साथ, बागी विधायकों के साथ गुवाहाटी में मौजूद हैं। तो बड़ी खबर दिल्ली से, गृह मंत्री अमित शाह से फडणवीस मुलाकात करने वाले हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस मुलाकात के बाद क्या कोई जानकारी बाहर निकलकर सामने आती है, ये भी देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। बड़ी खबर है कि हिमाचल की मंडी से सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस मौके पर मौजूद रहे। तो सीएम ने शुभारंभ किया। सीएम जयराम ठाकुर देव सदन मंडी में आयोजित सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते नजर आए और क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया, आइए सुनते हैं। और उसकी शुरुआत की, थोड़े उसमें विलंब जरूर हुआ। लगभग 27 करोड़ रुपए की लागत से वो भवन जो है आज बन करके जो है जमीन पर, बनता हुआ जमीन पर दिख रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में मैंने टारगेट दिया है कि हर हालत में सितंबर महीने में वो बन करके तैयार होना चाहिए। प्रीफैब स्ट्रक्चर में हम उसको बना रहे हैं और वो उस कैंपस के लिए एक बहुत बड़ा एक योगदान होगा, वो लंबे समय तक याद किया जाएगा। जो जरूरत भी यहाँ पर थी
उस जरूरत को भी पूरा करेगा, ऐसा मुझे लगता है। फिर उसके बाद एक बात को लेकर के और भी चीज कि और क्या इस कैंपस में और बेहतर क्या किया जा सकता है। जब क्लस्टर यूनिवर्सिटी का विषय आया तो हमने तय किया कि मंडी को क्लस्टर यूनिवर्सिटी के रूप में बनाना है, और उस तरह से हमारा सुंदरनगर का कॉलेज, पद्धर का कॉलेज और उसके साथ साथ में हमारा गोहर का कॉलेज, 3 कॉलेज हमने उसमें साथ जोड़े, और वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई और वो उसका काम शुरू हुआ। सभी जगह उसके भवन भी बन करके लगभग तैयार होने वाले हैं, कुछ जगह बन गए, और आज हमने उस भवन का यहाँ पर उद्घाटन भी किया। फिर कुछ साथियों ने कहा कि यार ये तो हुआ लेकिन कुछ मजा नहीं आया, कुछ और बड़ा होना चाहिए, और बड़ा होना चाहिए। तो हमने कहा कि क्या किया जा सकता है। मैंने एक प्रस्ताव रखा प्रधानमंत्री जी को भी, और शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी जी थी उनके समक्ष भी, कि मैंने कहा हमको एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपने कांगड़ा में दी है, एक और दे दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि ये संभव नहीं है, छोटा सा प्रदेश, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपने दी। मैंने जस्टिफाई करने की कोशिश की। मैंने कहा मैं वहाँ जो हमारे उत्तराखंड के पूर्व में मुख्यमंत्री थे, HRD मिनिस्टर रहे, क्या नाम उनका, निशंक जी, उनसे भी मिला, जावड़ेकर जी रहे, उनसे भी मिला। कुछ मन में इच्छा थी कुछ और होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए। सब लोगों ने कहा कि भाई कश्मीर में 2 यूनिवर्सिटी बनाने की बचा कुछ और तरह की है, लेकिन हिमाचल के इतिहास में, हिमाचल के संदर्भ में इस प्रकार का संभव नहीं है। जब मैं हार गया, जब मुझे मालूम पड़ा कि दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमको मिलने वाली नहीं है, छोटा प्रदेश है और उसकी जस्टिफिकेशन बनाना जबरदस्ती हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं बन पा रही है, और ऐसी परिस्थिति में हमने कहा कि अब क्या किया जा सकता। तो मैं अधिकारियों के साथ बैठा, मैंने कहा शिमला यूनिवर्सिटी हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी है, और आइए बात करेंगे गुरुग्राम की। गुरुग्राम में विकास से जुड़े कई मुद्दों को लेकर अहम बैठक हुई, और बैठक में जलभराव की समस्या से निपटने को लेकर मंथन किया गया है। रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम के सिविल लाइंस स्थित स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद भवन में नगर निगम के सदन की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता नगर निगम की मेयर मधु आजाद ने की। बैठक में गुरुग्राम के विकास से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए उन्हें पास किया गया। वहीं बैठक में निगम पार्षदों ने अपने क्षेत्रों की समस्याओं और विकास कार्यों के प्रस्ताव सदन के समक्ष रखे। बैठक में मेयर मधु आजाद ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस बार होने वाली बरसात में किसी भी सूरत में जलभराव नहीं होना चाहिए। वहीं अगर इसके बावजूद कहीं पर भी जलभराव की समस्या आती है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल एवं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को सिफारिश भेजी जाएगी। खामियों को लेकर कहा कि पुराने डाटा और नए डाटा को मैच कर जो खामियां सामने आएंगी उनका समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। सीएम फ्लाई की टीम ने पलवल शहर में मीनार गेट चौक के पास स्थित मिठाई की दुकान पर छापेमारी की। इस दौरान गोदाम में 22 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। क्या ही मामला और क्या शिकायत मिली थी, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पलवल शहर में सीएम फ्लाइंग टीम के सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह के साथ छापेमारी के दौरान पुलिस विभाग के एएसआई संजय सिंह, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर योगेश कुमार और खाद्य सुरक्षा विभाग के डॉक्टर सचिन अपनी अपनी टीमों के साथ मौजूद रहे। टीम के सदस्य जब दुकान के साथ बने गोदाम में सैंपल ले रहे थे तो दुकानदार बाहर ग्राहकों को मिठाई बेच रहा था। सीएम फ्लाइंग टीम के सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह के मुताबिक उन्हें गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर छापेमारी की गयी। टीम के साथ मौजूद खाद्य सुरक्षा विभाग के डॉक्टर सचिन ने बताया कि दुकान से रसगुल्लों और खोए के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेजे जाएंगे। रिपोर्ट आने पर यदि सैंपल फेल पाए जाते हैं तो दुकानदार के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। टीम के साथ मौजूद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर योगेश ने बताया कि दुकान पर 22 घरेलू गैस सिलेंडर मिले हैं, जो अवैध रूप से व्यावसायिक कार्य में प्रयोग किए जा रहे थे, जिन्हें कब्जे में लेकर आरोपी दुकानदार के खिलाफ पुलिस में कार्रवाई करवाई जा रही है और सिलेंडरों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अगली खबर है पंचकुला से। पंचकुला में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखी गई। अधिकारियों ने कई लोगों के अवैध मकानों को गिरा दिया है, जिसके बाद लोगों में नाराजगी है। तो लोगों को अपने परिवारों की चिंता सताने लगी है। रिपोर्ट आप देखें।
एक तरफ तो प्रदेश सरकार स्वामित्व योजना के तहत लाल डोरी के अंदर बने मकानों की रजिस्ट्री कर उनके मालिकों को मालिकाना हक सौंप रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लंबे समय से अपने आशियाने में रह रहे लोगों के मकानों को अवैध कब्जा बताकर गिराया जा रहा है। नगर निगम पंचकुला के वार्ड नंबर 20 के गांव जलोली में निगम अधिकारियों ने अवैध कब्जा बताकर कई गरीब आदमियों के आशियाने को पल भर में धराशायी कर दिया, जबकि इन मकानों के मालिकाना हक का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। यहाँ कम्युनिटी सेंटर बना हुआ है इस गांव के अंदर, उसकी कमाइश हुई थी। उसके एरिया के अंदर जो बाउंड्री वाल के अंदर जो इलीगल अवैध कब्जे थे, घर थे या पशुओं के बाड़े थे, उनकी कमाइश करा के रेवेन्यू वालों से, और जो कमाइश के अंदर आए हैं उनको गिराया गया। वहीं जब मकानों को तोड़ा जा रहा था उस समय हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन व वरिष्ठ कांग्रेस नेता विजय बंसल भी मौके पर पहुंचे और वहां मौजूद अधिकारियों से पीड़ितों को एक दिन की मोहलत देने की बात कही। फिलहाल जिन लोगों के मकानों पर पीला पंजा चला है, अपने परिवार की चिंता सताने लगी है और वो मांग कर रहे हैं कि उनके पक्ष में प्रशासन कोई कदम उठाए। गुरुग्राम पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बाबूपुर गांव के सरपंच पर हुई फायरिंग के मामले को सुलझा लिया गया है। तो मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या था ये पूरा मामला, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुरुग्राम पुलिस ने बाबूपुर के सरपंच पर फायरिंग करने के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस आरोपी के खुलासे के बाद गुरुग्राम पुलिस हैरान रह गई। दरअसल मुख्य आरोपी परमजीत ने बाबूपुर के सरपंच और उसके भतीजे पर फायरिंग की साजिश जेल के अंदर से रची थी। आधा दर्जन से ज्यादा शूटर्स को बाबूपुर के सरपंच पर फायरिंग के लिए भेजा गया था। 26 फरवरी 2022 को आधा दर्जन से ज्यादा शूटरों ने बाबूपुर के सरपंच पर जानलेवा हमला बोला और डराने की कोशिश की, लेकिन इस पूरी वारदात में सरपंच बच गया। लिहाजा पुलिस ने मामला दर्ज कर इसमें 7 लोगों को पहले ही अरेस्ट कर लिया और अब मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी मिली है। बाबूपुर के सरपंच के ऊपर फायरिंग की गई थी, जिसको गोलियां लगी थी। 7 आरोपी पहले ही गिरफ्तार कर लिए हैं और उसमें एक आरोपी परमजीत को हमने आज गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। यमुनानगर के बांगर गांव के लोग इन दिनों प्रशासन की लापरवाही का शिकार हो रहे हैं। कुछ दिन पहले खराब हुए बिजली के ट्रांसफार्मर को अभी तक ठीक नहीं किया गया है, जिसके चलते लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। देखिए, भले ही हरियाणा की सरकार 24 घंटे बिजली देने का दावा करती हो, लेकिन शायद बिजली विभाग की मनमानी के चलते अब भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां लोग चिलचिलाती गर्मी में बिजली के संकट से जूझ रहे हैं। ऐसा ही गांव है यमुनानगर के छछरौली खंड का सलेमपुर बांगर गांव, जहां 3 दिन से गांव का ट्रांसफार्मर खराब है और ग्रामीण विभाग से गुहार लगाकर थक चुके हैं, जिसके चलते ग्रामीणों ने छछरौली के UHBVN के ऑफिस के बाहर धरना दिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि बिजली न आने की वजह से उनकी जिंदगी नरक बन गई है। हमारा ट्रांसफार्म 72 घंटे हो गया, अब तक गांव में लगा नहीं है जी। उसकी वजह से दिक्कत की वजह से सारा गांव उठ के आया जिसके उस ट्रांसफार्म पे कनेक्शन थे। वहीं जब बिजली विभाग के अधिकारी से बातचीत की गई तो वो कैमरे पर जवाब गोलमोल करते नजर आए। हालांकि उन्होंने कैमरे पर भी इतना तो जरूर कहा है कि उन्होंने ग्रामीणों से कहा है कि जिनके बिल बकाया है वो भरे और जगमग योजना में कोई बाधा न डाले। दूसरी ओर ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि आज उनके गाँव में बिजली ठीक नहीं की गई तो वो कल रोड जाम करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मौसम की बात करते हैं। दिल्ली में मानसून बीते 12 वर्षों में तीसरी बार ऐसा हुआ है कि दस्तक देने में चूक गया है। तो समय पर दस्तक देने में चूक गया है। दिल्ली में मानसून के आने का समय 27 जून बताया गया था। मौसम वैज्ञानिकों का अब अनुमान है कि मानसून 29 या 30 जून तक दस्तक दे सकता है। दिल्ली में मानसून बीते 12 सालों में तीसरी बार समय से दस्तक देने में चूक गया। दिल्ली में मानसून के आने का समय 27 जून था। अब मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मानसून 29 या 30 जून तक दस्तक देगा। मानसून दिल्ली से कुछ ही दिन दूर है और पहले 10 दिनों में अच्छी बरसात होने के आसार हैं। मानसून 29 जून तक उत्तर पश्चिम भारत और 6 जुलाई तक पूरे देश में छा जाएगा। IMD के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 28 से 30 जून तक व्यापक वर्षा का अनुमान लगाया गया, जबकि 29 और 30 जून को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बरसात के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ साथ बौछार पड़ने की संभावना। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बिजली भी गिरने की आशंका जताई गई। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी मानसून के लिए अरब सागर और गुजरात के शेष हिस्सों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में बरसात की स्थितियां बनेंगी।
चलो इसी के साथ बड़ी खबर में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए खबरें अभी तक। जय हिंद।